हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि हमने जीके जीएस हिंदी और मैथ के प्रश्नों को सिलेक्ट किया। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ में आपको क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, जितना भी अभी तक आपका जो है क्लास हुआ है और जितना भी आपका बुक आया हुआ है जिसमें कि प्रश्नों को गेसेस किए गए हैं। इसके अलावा नोट्स के प्रश्नों की बात करें तो वो भी आपका चल रहा है, तो बिल्कुल आपको क्लास को अटेम्प्ट करते रहना है और बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सबसे पहले आपको ऑप्शन पकड़ना चाहिए। अगर आपको पकड़ने में नहीं आ रहा है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है तो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए सारा ऑप्शन को। ऑप्शन बी में दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी की बात करें तो ओजोन, ऑप्शन डी की बात करें तो नाइट्रोजन। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये कल कारखाने से निकलते हैं और इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण, और एक पूछा जाता है अम्ल वर्षा के बारे में। तो याद रखना आपको कि अम्ल वर्षा जो होता है ये किसके कारण से होता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से ही होता है, मतलब H2O के कारण से ही होता है। और ये क्या होता है कि कल कारखाने से निकलते हैं, इससे दम घुटने वाली गैस के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 2 नंबर पे, कार की बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कार की बैटरी में अगर बात करें, मतलब जो भी बैटरा वगैरह लगाया जाता है सैनिक की कार में, चाहे कहीं पर भी बैटरा का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो भरी जाने वाली इसमें जो द्रव होता है ये H2SO4 होता है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका यहाँ पर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का ही इंग्लिश आपका यहाँ पर एसिड होता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। तो देखिए हेलोजन की बात करें जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन आपका आयोडीन, ब्रोमीन, इसके अलावा एस्टेटिन की बात करें तो ये सब भी आपका क्या होता है कि ये आपका हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हेलोजन में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, और ये प्रश्न जो आपका बार बार रिपीट भी किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्लोरीन एकमात्र ऐसा हेलोजन है जो कि आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हमेशा ऋणात्मक दर्शाता हो, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो एक फ्लोरीन ऐसा जो इसमें देखिए अगर ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो निगेटिविटी को दर्शाता है ये कौन दर्शाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक दर्शाता है। सबसे क्रियाशील के बारे में भी पूछेगा तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कभी भी अपने यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है, तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन जो होता है ये किसी भी जैसे कि तत्व के साथ अभिक्रिया करके संयोग करता है तो इस पर जो चार्ज होता है वो चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है आपस में, माइनस प्लस ये चेंज हो जाता है। लेकिन फ्लोरीन की बात करें तो हमेशा इसमें निगेटिव होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर ऐसे हम लोग जनरली बात करें तो जो पूछा जाता है कि जो दांत की जो क्षरण होती है ये किसके कारण से होती है, तो अम्लता जब बढ़ जाती है तो इसके कारण से भी होती है, क्योंकि मुंह का पीएच मान भी होता है। तो यहाँ पर बात करें कि जो दांत का जो क्षरण होता है ये किस कारण से हो सकती है, ये आपको पर पूछा जाता है। ये फ्लोरीन के कारण से होती है। और फ्लोरीन जो होता है ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का अम्लीय होता है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो चीजें आपको यहाँ पर याद रखना, जैसे कि पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो ये आपका एनामेल हो जाएगा, जो कि दांत के हम लोग जबड़ा के नाम से, दांत को जो जबड़ा होता है उसी को हम लोग एनामेल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमको देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो नहीं है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो नहीं है कि बात किया जा रहा है तो ये आपका क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन देखिए इसमें किसी प्रकार का आपका गंधहीन और रंगहीन, सॉरी यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस गंधहीन एवं रंगहीन नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये आपका गंधयुक्त होते हैं, और जैसे कि ब्लीचिंग वगैरह में क्या होता है कि उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, और वो जो वायुमंडल में जब आता है और वो जब नमी से अभिक्रिया करता है उसमें क्या होता है कि क्लोरीन नामक ही जो है उसमें गंधयुक्त पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे टीयर गैस की बात कर लें तो टीयर गैस के बारे में भी पूछा जाता है कि टीयर गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी आपका क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि जलन युक्त होते हैं। जैसे आंख वगैरह में ये पढ़ते हैं तो काफी जो इससे आंसू आने लगते हैं, इसीलिए हम लोग टीयर इसको गैस बोलते हैं, और इससे काफी गंधयुक्त भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब क्या होता है कि गंधयुक्त होता है, इसमें किसी प्रकार का गैस नहीं
पाई जाती है। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि ये किस प्रकार का है। क्लोरीन में आपका जो गंधयुक्त होता है और साथ में इसमें जो कलर्ड भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें होता ही नहीं है। तो फाइनली अगर यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करिए, आपका यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सी गैस रंगीन होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रंगीन की बात कर दी आपका फिर क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया कि रंगीन कौन सी होती है, तो ये आपका क्लोरीन होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर पूछा रहा है कि कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। तो इससे ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें जो आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा हुआ था, तो इसमें जो पूछा गया था कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो ये आपका रेडॉन हो जाएगा। क्योंकि देखिए रेडॉन जो होता है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। जब भी क्या होता है कि ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो ये क्या होता है कि धरती के अंदर से ही निकलता है। तो ये रेडॉन जो होता है ये वायुमंडल में आपका नहीं पाया जाता। इसके बारे में तो जनरली आपको पूछा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा गैस है जो कि वायुमंडल का अंग नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन की बात करते हैं 78% आपका वायुमंडल में पाया जाता है। इसके अलावा हीलियम भी पाया जाता है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है 9 नंबर में, सर आपका सिलेक्टेड प्रश्न, इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है और पीडीएफ लेकर के आपको रिवीजन करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा रहा है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग किया जाता है, किसे प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो आपका होना चाहिए था कि पीने के पानी में शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि इसमें जो प्रयोग किया जाता है इसमें क्लोरीन का किया जाता है। जिसे ब्लीचिंग किया जाता है तो उसमें क्लोरीन की मात्राएं भी पाई जाती है। तो वही ब्लीचिंग करने में चूंकि पानी का जो खारेपन होता है उसको ब्लीचिंग करने के बाद वो दूर हो जाता है। तो ब्लीचिंग में जो मिलाया जाता है इसमें क्लोरीन भी रहता है, क्योंकि ब्लीचिंग का प्रकार का आपका जो होता है ये आपका यहाँ पर यौगिक होता है और इसमें क्या होता है आपका क्लोरीन भी मिला हुआ रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 10 नंबर में, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजक अभिकर्मक क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक इस्तेमाल की बात करें कि जो विरंजक का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का होता है, तो ये आपका यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट चलने का यही कारण है कि चूंकि अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और रिविजन आपको करना चाहिए, क्योंकि इतना दिन से आपने तो पढ़ा और अभी क्या है कि जो भी आपका नोट्स वगैरह आए हुए हैं, जो भी आपका लेटेस्ट चीज़ आए हुए हैं, इसको यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए जिस प्रकार से बेसिस किए गए प्रश्नों को। क्योंकि 10th का बेसिस आपको लिखा हुआ है और 10th के बेसिस पर पूछा जाएगा कि जिस प्रकार से आपका जो है बिहार एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया, मतलब बंदी क्षेत्र में पूछा गया, सिमिलरली आपको उसी प्रकार से पूछा जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है सर्वाधिक तेज प्रगति का प्रिंटर कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो सर्वाधिक हम लोग बात करें कि तेज गति का ये प्रिंटर आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। एक भी प्रश्न आपका आलतू फालतू नहीं है, जो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है उन्हीं को सिर्फ मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इसलिए आपको क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है और साथ में स्कोर भी बताना है कि आपने इसमें से कितना अटेम्प्ट कर पाया। नेक्स्ट की बात करें कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो कहने का मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में यानी किसको ज़्यादा उन्नति यानी किसको ज़्यादा प्रगति मिलती है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो पौधे और पशुओं को सबसे ज़्यादा इसमें उन्नति मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये काली मिट्टी में होती है, क्योंकि देखिए काली मिट्टी में क्या होती है कि वहाँ पर भूमि भी काफ़ी अच्छी होती है और उसमें क्या होता है कि उसमें काफ़ी उपजाऊ भी होता है, उर्वरक उसका जो क्षमताएं होती है ये काफ़ी अधिक होती है। रीजन है उसमें जो नमी रहती है ये सदा बना ही रहता है, लगभग ये जो है अधिक समय तक ये बना हुआ रहता है। उसके बाद फिर जो है चूँकि मौसमी भारत में चूँकि मौसमी परिवर्तन होता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है कि बदलते भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो ये काली मिट्टी में ही होती है नमी की मात्राएं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर पूछा रहा है किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। तो रेगुर मिट्टी की बात करें हम लोग तो ये आपका हो जाएगा फिर काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किस उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति प्राप्त की है, किस क्षेत्र के उत्पादन में, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो बताइए किस क्षेत्र के उत्पादन में किया है। तो ये गेहूं के क्षेत्र में किया है और गेहूं के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था ये आपका मिला था किसमें, तो गेहूं के क्षेत्र में सॉरी देखिए जो हरित क्रांति हुआ था, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किसका बढ़ावा मिला था, तो ये गेहूं के उत्पादन को ही मिला था। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है, जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है ये एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत के अकॉर्डिंग। जो भारत में जो ये आपका हरित क्रांति का जनक माना जाता है ये एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। वही हम लोग अगर पूरे विश्व भर में बात करें, ये देखिए पूछने का इसका ट्रेंड अलग हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा हुआ था जब 2019 में
बिहार पुलिस में। तो उसमें आपका पूछा गया था कि जो हरित क्रांति का जनक है इसे किसे माना जाता है, तो वहाँ पर आपका हो जाता है नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका के थे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट अगर भारत के बारे में पूछेगा तो वहाँ पर भारत आपका क्लियर लिखा हुआ रहेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा किसको, तो MS स्वामीनाथन को हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था ये गेहूं के क्षेत्र में ही मिला था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सर्वाधिक जो प्रगति मिला था किस उत्पादन में, तो ये गेहूं के क्षेत्र में ही मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो प्रत्येक बार जो विश्व वन दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है ये कब किया जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं आपका हो जाएगा 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो देखिए पौधे से जो कॉफी प्राप्त की जाती है इसके बीज से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कॉफी का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है ये ब्राजील में किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग चाय की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें जैसे कि दूध का, तो दूध का जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है ये भी आपका भारत में किया जाता है। चावल की बात करें तो फिर आपका चाइना आ जाएगा 1 नंबर पर, लेकिन वही हम लोग बात करें कि भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, WB। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भारत में है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका 7.5% हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये आपको प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला हम लोग को पूछा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किस फसल का, तो ये धान का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला हम लोग को पूछा रहा है कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सिल्वर चूंकि देखिए ये वैज्ञानिक अध्ययन से रिलेटेड और ये किसका अध्ययन किससे संबंधित होता है इसके बारे में प्रश्न आपका 100% पूछा ही जाता है। ये बिहार में ऐसा देखा, मतलब जितना भी आप प्रीवियस अच्छे सब अच्छे स्टूडेंट अगर आप पढ़ते भी हैं अच्छे से तो आपको ऐसा प्रश्न मिलता होगा कि जनरली ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है, ये आपका कपास के उत्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मान लेते हैं कि इनकेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश अगर आपका नहीं रहता है तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा जो है नल ये मतलब ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं, पाइप ऐसे ये क्या होता है कि बिछा हुआ रहता है और हर जगह छोटा छोटा यहाँ पर छिद्र रहता है। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे जब बूंदे गिरते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। तो यही सबसे ज्यादा जो किया जाता है ये आपको उत्तर प्रदेश में किया जाता है, मतलब उत्तर भारत में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल से सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्राएं होती है, तो देखिए तेल जो उगाया जाता है ये किसी न किसी बीज से ही उगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस फसल से अधिकतर उगाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन का जो सबसे उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा ये आपका MP में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है। और ये सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का सबसे बड़ा ये जो है मतलब आप कह सकते हैं सबसे अधिक जो उत्पादित किया जाता है प्रोटीन इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा आपका फिर दाल हो जाएगा, जैसे मशरूम का दाल हो गया, तो ये आपका सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन 1 नंबर पर बात करें तो ये आपका सोयाबीन ही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है किसमें विटामिन C सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जनरली प्रश्न है, ये आपको याद ही होना चाहिए। ये आपका जो आंवला में पाया जाता है ये रिपीट करता है बार बार। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है RNA का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो RNA का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का मतलब होता है DNA का मतलब होता है डाइन्यूक्लिक राइबो एसिड। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि RNA का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका मतलब प्रकाश संश्लेषण, ये आपका गलत हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का जो संश्लेषण का जो प्राथमिक कार्य निभाता है ये आपका RNA ही निभाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जल निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो जल का निर्जलीकरण करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बस अब हम लोग चलते हैं मैथ के सेक्शन पर और देखते हैं मैथ आपका किस प्रकार से पूछने का लेवल है, उसी प्रकार से आपको पढ़ना, क्योंकि मैथ जो पूछा जाएगा आपको टोटल आपका 10 पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सीधा मैथ को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका जो है मैथ शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है एक आयताकार हॉल की चौड़ाई
उसकी लंबाई की 3/4 है। तो सबसे पहली बात इसमें जो यहाँ पर आपको दिया गया है आयताकार, कोई आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि किसी भी आयताकार की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो मान लेते हैं कि अगर ये आपका 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो जाएगा, मतलब 1 का कितना हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो के फॉर्मेट में है। तो रेशियो सबसे पहले हम लोग खत्म करते हैं। तो रेशियो को खत्म करने के लिए आपका हर का एलसीएम लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ है। उतना फिर बताएंगे तो आपका काफी लंबा चला जाएगा, हम डायरेक्ट इसको रेशियो लेते हैं। तो 4 का एलसीएम लेंगे, फिर क्या करना है, जो भी एलसीएम आता है उसको इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 4 4 आपका कट जाएगा, 3 रेशियो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है क्षेत्रफल, ये आपका आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आपको 768 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपका 4 3 12 हो जाएगा, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर दिए। तो यहाँ पर आपका लंबाई चौड़ाई का ये आपका रेशियो यहाँ पर आपका निकल चुका है। और इसी में यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से करेंगे और जो निकालना है उसको गुना। तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आपको, तो आयत की यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हॉल की जो है लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यानी आपको क्या करना है, एक बार 3 से गुना करना है, एक बार आपको यहाँ पर 4 से गुना करना है। इससे आपका लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग अंतर को निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर अंडर रूट भी चढ़ाना है, क्योंकि जो स्क्वायर के फॉर्मेट में मतलब कहने का है कि जो आपका क्षेत्रफल निकलता है ये आपका स्क्वायर के फॉर्मेट में निकलता है। और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग उस पर रूट चढ़ाते हैं, क्योंकि रेशियो का ऐसा रूल है। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं। तो इसको चलिए हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका बोलिए कितना हो जाएगा, तो ये हमें लगता है कि आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 12 छक कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, 2 बचेगा। तो ये आपका कट जाएगा 4 बार में। तो ये आपका 64 हो जाएगा। 64 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो ये आपका 8 हो जाएगा। और ये 8 को एक बार क्या करना है, आपको 3 से गुना करना है। तो 3 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, ये आपका चौड़ाई निकलेगा। रीजन है कि बी का मान जो यहाँ पर आपको दिया हुआ, ये आपको यहाँ पर 3 दिया हुआ। तो 8 से इसको गुना करेंगे तो आपका चौड़ाई हो जाएगा। तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, और 8 चौकी आपका कितना हो जाएगा 32। अब देखिए 24 और 32 का हमको क्या निकालना है, अंतर। तो 24 और 32 का आपका अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक हो गया, 8 चौक आपका कितना हो जाएगा 32 और 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24। तो बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर हम लोग 24 में अगर हम लोग 32 घटाते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 8 की बात करें तो फाइनली आपका यहाँ पर दिया गया है 8, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में 105 मीटर और 90 मीटर लंबी यहाँ पर आपको दिया हुआ लंबी 2 रेलगाड़ी एक समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो उन्हें यहाँ पर आपको दिया एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब कि कोई ट्रेन अगर इधर से आ रही है और कोई ट्रेन अगर इधर से आ रही है, एक दूसरे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहती है तो इसका जो चाल होता है ये आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चाल को इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो 150 मीटर दिया हुआ है और इतना मीटर दिया हुआ है। तो दोनों का सबसे पहले बात कि दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों की जो लंबाई है, ये आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 105 और यहाँ पर आपका 90, बोलिए कितना हो जाएगा। तो ये हमें लगता है कि आपका कितना हो जाएगा, ये आपका चलिए जोड़ देते हैं इसको एक बार। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 1, यानी 195 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ी है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, 2 रेलगाड़ी है एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका जो यहाँ पर आपको दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उन्हें पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर आपका 195 है और चाल को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन चाल को जो ऐड करेंगे इसमें क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में लेकर के जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दूरी दिया हुआ है आपको मीटर में दिया हुआ है। और किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर आपका बोलिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 45 और 72 को हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 2 7 और 7 4 आपका कितना हो जाएगा 11। और इसमें क्या करेंगे 5 बटे इसमें आपको यहाँ पर सिंपली 18 से गुना करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है 100 यहाँ पर आपका 95 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका कितना बच जाएगा 117 और इंटू यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा। इसको आप लोगों को खुद से भी कैलकुलेट कर लेना है, बिल्कुल आप लोग इसको कर सकते हैं। इसका आंसर जो है आपका फाइंड करके कमेंट कर देना, या तो मैं फिर इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आपको जो आंसर आएगा ये आपका बी आ जाएगा। ठीक है, 6 सेकंड आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 3 नंबर में, एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या समान है, तो बेलन और शंकु के आयतन के बीच अनुपात क्या होगा, ये आपके ऊपर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है और शंकु का आयतन क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो बेलन के आयतन की बात करें तो इसका जो आयतन होता है ये आपका πr² होता है। इसके अलावा शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr², ये आपका h हो जाएगा। तो ये देखिए आपका πr²h ये आपका पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका अगर रेशियो लिखते हैं तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली अगर बात करें तो 3 रेशियो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा इसलिए क्यों, चूंकि इसमें जो
जो रेडियस आपको दिया हुआ है ये क्या आपका समान है और साथ में ऊंचाई भी समान, इसलिए इसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो फाइनली आपका 3:2 आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 4 नंबर पूछा रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु 10% छूट पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु की लागत 20% बढ़ाकर उन्हें अंकित करता है, उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए किसी भी वस्तु का अगर लाभ प्रतिशत आपको निकालना हो तो सबसे पहले आपको सीपी पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी परसेंटेज से रिलेटेड अगर सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीपी हमेशा आपको 100 मान लेना, अगर नहीं दिया रहता है तो 100 हम लोग यहाँ पर मान लिए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इसका 100 है, लेकिन यहाँ पर इसको अंकित कितना किया गया है, तो 20% इसको बढ़ा दिया गया है, तो 120 है, इसका मतलब इसको अंकित किया होगा। अब यहाँ पर क्या किया है कि जैसे कि मान लेते हैं कि 100 में कोई अगर वस्तु को परचेज किया आपने और उसमें अगर अंकित मूल्य उसमें मान लेते हैं कि चूंकि उसमें MRP लिखा हुआ रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसमें आपका लिखा हुआ रहता है, तो इसका जो यहाँ पर जो अंकित किया गया 120 किया गया। अब 120 आपने अंकित कर दिया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि उसमें हम 10% का छूट देंगे, कितना में, तो 120 में आप 10% का छूट दे रहे हो, यही यहाँ पर फंडा है आपका। तो 120 हो गया आपका टोटल, और इसमें आपने अगर 10% का छूट दिया तो इसका मतलब है कि 90% आपने लिया। इसमें अगर 1 0 से 1 0 ये आपका 00 नीचे कटेगा तो ऊपर आपका 2 0 कट जाएगा, और 12 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब देखिए 108 रुपया आप ले रहे हो यहाँ, और यहाँ पर कितना है कि 100 रुपया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या है कि 100 रुपये में अपने वस्तु को परचेज किया, और यहाँ 108 रुपये में अगर आप सेल कर रहे हो तो इसमें आपका लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो लाभ कितना हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि एक टावर के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी, उसका उन्नयन कोण 30 है, टावर की ऊंचाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न आपका हाइट एंड डिस्टेंस का भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि मान लेते कि एक टावर, ये कोई आपका टावर है जिसकी में यहाँ पर आपको दिया गया है एक टावर के सिरे से, ये आपका यहाँ पर सिरा है 50 मीटर की दूरी पर, तो ये आपका यहाँ पर 50 मीटर हो गया। इसमें यहाँ पर आपको क्रिएट करना है एक समकोण, जो यहाँ पर आपको ट्रेंगल का यहाँ पर आपको क्रिएशन हो जाएगा, चूंकि रीजन है कि हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका टिका हुआ है ये आपको समकोण यानी राइट एंगल ट्रेंगल पर ही टिका हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर साइन लगाना है, क्योंकि साइन में क्या होता है कि इसमें आपका परपेंडिकुलर बाय यहाँ पर आपका बेस होता है, तो परपेंडिकुलर, तो साइन 30 का मान आपका कितना हो जाएगा, तो साइन अगर हम लोग यहाँ पर चलिए लगा देते हैं साइन 30, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो P/H हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर आपका इसमें आपको यहाँ पर साइन नहीं लगाना है, क्योंकि साइन अगर हम लोग लगाते हैं तो इसमें आपका कर्ण भी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि 10 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 10 अगर 30 लगाता है तो लंब बटे आपका आधार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 10 यहाँ पर आपका 30 लगा दिए, 10 30 डिग्री लगाएंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब तो आपको दिया हुआ नहीं, लेकिन आधार हमको 25 दिया हुआ। अब देखिए 10 30 का मान आपका कितना होता है, तो 10 अगर हम लोग 30 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और h बटे यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसको आप h बराबर ऐसे भी कर सकते हो, 50 बटे आपका यहाँ पर जो है √3 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए रीजन है कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसका ऑप्शन कटा हुआ था, इसलिए आप इसको जो है यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए या 3 बार घट जाए, 4 बार घट जाए, जितना बार घट जाए, इसमें आपको ए बी फॉर्मूला का यूज करना है। बराबर मैंने आपको बताया हुआ है, और ऐसा प्रश्न आपको पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी फॉर्मूला का यूज करना है। जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए तो ए बी फॉर्मूला क्या होता है, तो A+B + AB यहाँ पर आपका 100 होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको लिखा गया है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10% वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी, तो माइनस हो जाएगा, चूंकि कमी किया गया है। अब प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस में रहेगा, और ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा। 10 10 आपका कट जाएगा, और नीचे आपका 100 कट जाएगा, चूंकि 10 देंगे 100 आपको क्लियर ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, +10, अब -10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा। अब देखिए +10 माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा -1। तो -1 जो आपका आया हुआ इसका मतलब है कि डिक्रीज होगा, मतलब आपका जो है वृद्धि नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हरासमेंट होगा, मतलब इसका क्या होगा, इसका आयत में क्या होगा, 1% का यहाँ पर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब इसका घटेगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 1% इसका क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसलिए इसमें वृद्धि नहीं लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस में आंसर आया हुआ है, तो माइनस का मतलब होता है घट जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 3650 लोगों की एक गाँव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7:3।
अब गांव में वयस्कों की संख्या क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा। तो रेशियो का रूल है कि जो भी आपको यहाँ पर निश्चित राशि दिया वो उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका 3650 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए रेशियो के फॉर्मेट में कितना दिया हुआ 7:3, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको गुना करना है। तो निकालना क्या है हमें, तो वयस्कों की संख्या निकालना है। तो वयस्कों का यहाँ पर आपका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो वयस्कों का अनुपात यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ है, क्योंकि पहले ऑलरेडी यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो वयस्कों की संख्या की बात करते हैं आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसको उड़ाते हैं। तो देखिए 0 से 0 आपका कट जाएगा, 7 बचे आपका 35 हो जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर 7 6 42 हो जाएगा और 3 45, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, 7 3 21 और 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 55 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपका 24 55 आपका यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इसको फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर गुना करते हैं 7 5 35, 3 बचेगा, 7 6 42 और 3 45 का 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 3 21 और 4 आपका कितना हो जाएगा 21, 4 आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 25 55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 6 मीटर लंबी एक वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है, उसी समय एक प्लेग पोल की छाया 50 मीटर पड़ती है, तो प्लेग पोल की लंबाई क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें दी हुई है, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि 8 मीटर लंबी एक वृक्ष। तो मान लेते हैं कि आपका 8 मीटर कोई लंबी वृक्ष है और इसकी जो 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है, तो छाया यहाँ पर आपका पड़ जाएगा। तो ये आपका एक प्रकार का समकोण, ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उसी समय एक प्लेग पोल, तो मान लेते हैं कि कोई ये आपका प्लेग पोल है और इसमें कहा जा रहा है कि 50 मीटर की छाया बनती है। तो 50 मीटर की छाया बनती है, लेकिन इसमें आपका हाइट नहीं दिया हुआ। अब इसमें आपको पूछा रहा है कि प्लेग पोल की लंबाई क्या है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है ये आपका समकोण त्रिभुज होता है, सॉरी समकोण त्रिभुज जो होता है ये आपका समरूप होता है, एक दूसरे का क्या होता है समरूप होता है। और समरूप जब भी कोई त्रिभुज हो जाता है तो इसका रूल है कि उसका जो आपका दिया हुआ रहता है, जो साइड दिया हुआ रहता है, ये क्या होता है कि ये रेशियो के फॉर्मेट में हो जाता है, यानी एक दूसरे का अनुपातिक हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए हाइट कितना दिया हुआ 8 और यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ h, तो h लिखिए अनुपातिक के फॉर्मेट में। और यहाँ पर आपको बेस यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 50 दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है। अब इसको हम लोग 2 से काटते 2 हो जाएगा, इसको काटते ही आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा। 2 से इसको काटते ही आपका कट जाएगा। अब 25 तो कितना हो जाएगा 100, तो सॉरी यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक हो गया कहीं पर। इसको हम लोग एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको हम लोग चलिए एक ट्रायंगल बना दिए और ये भी आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है और ये आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है और इसमें यहाँ पर आपको 50 दिया हुआ है, इसको हम लोग h मान लेते हैं। तो 6 बटे आपका यहाँ पर h हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 2 से करते हैं तो ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से इसको काटते दिए आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको काटते दिए आपका 3 बार में कट जाएगा, तो 25 तरीके आपका कितना हो जाएगा 75, यानी h बराबर आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 देखिए यहाँ पर आपको 75 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि 6 बटे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सॉरी 16 मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी मान अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, इसको हम लोग किस में लेकर के जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग क्या करते हैं कि मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं 18 बटे 5 से गुना करते हैं। वही हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी मान आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसको हमको लेकर के जाना है अगर मीटर प्रति सेकंड में, इसमें हम लोग क्या करते हैं 5 बटे 18 से गुना करते हैं। बस यही यहाँ पर आपका फंडा है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 16 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर के जाना है, तो 18 बटे 5 से गुना करेंगे। अब इसको गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन क्या होती है कि जैसे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो सेल्फ डिस्टेंस को भी कवर करती है और साथ में जो भी आपका स्टेशन का डिस्टेंस होता है उसको भी कवर किया जाता है। तो ऐसे हम लोग अगर सवाल को बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ट्रेन का डिस्टेंस रहता है उसको अपना जो भी आपका प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस रहता है इन दोनों को ऐड करते हैं, तभी वो क्या होता है कि टोटल दूरी निकलता है। क्योंकि वो सेल्फ डिस्टेंस को भी पार करती है और जो भी स्टेशन का डिस्टेंस रहता है उसको भी कवर करना पड़ता है, इन उसको डबल डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, सेल्फ डिस्टेंस और प्लस स्टेशन का डिस्टेंस। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 150 मीटर लंबी ट्रेन है और यहाँ पर आपको दिया गया है 600 मीटर लंबी ट्रेन है। तो 600 और यहाँ पर आपका 150 कितना हो जाएगा 750 मीटर यहाँ पर आपका फाइनली हो जाएगा। तो 700 या सॉरी
तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 750 हो जाएगा। टोटल इसको ऐड कर दिए। अब निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, और चाल कितना दिया हुआ है इसका, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 से सिंपली ऐड कर, इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 0 से 0 कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 15 25 कितना हो जाएगा, 75। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 यानी 15 यहाँ पर आपका आ गया। लेकिन 15 जो आया हुआ है ये आपको कितना में आया हुआ है, तो ये आपका घंटा में आया हुआ है। चूंकि इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर आपको मीटर में दिया हुआ था, और जो यहाँ पर आपको चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग मिस कर दिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, समय निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 750 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 50 जो इसको दिया हुआ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में अगर बनाते हैं तो 5/18 से गुना करेंगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 750, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 18 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा, गुना यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका 25 हो जाएगा। 25 3 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, 18 3 कितना हो जाएगा, 54। मतलब 54 सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 100 मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में कोई वर्ग है, इसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम में देखते ही आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे एक्साइज कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा गया था मैथ का, बिल्कुल भी उसमें कोई दम नहीं था, बिल्कुल आप बिना बनाए भी उसको जो है आंसर दे सकते थे, बिल्कुल इजी पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर बात करें तो देखिए 100 मीटर क्षेत्र वाला एक वर्ग है। तो कोई वर्ग है जिसका कि यहाँ पर आपको क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 100 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो क्षेत्रफल निकाला जाता है ये ए स्क्वायर करके निकाला जाता है, मतलब भुजा स्क्वायर करके। और यहाँ पर स्क्वायर अगर खत्म करते हैं तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक यहाँ पर आपका क्लियर है। तो इसका यहाँ पर कितना निकल गया, तो ये प्रत्येक भुजा जो निकल करके आया हुआ है ये आपका यहाँ पर 10 आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सबसे बड़े जो बांस की जो लंबाई होगा इसको यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए अगर हम कोई भी अगर वर्ग रहता है तो यहाँ पर अगर सबसे अधिक लंबाई का अगर छड़ या बांस से रिलेटेड अगर बोला जाता है कि सबसे अधिक लंबाई का क्या इसमें रखा जा सकता है, तो इसको हम लोग बीकर मतलब डायगोनल के फॉर्मेट में अगर रखेंगे तभी ये लंबा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ऐसे रखते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में रखते हैं तो डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये आपका छोटा हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, डायगोनल निकालना है। और यहाँ पर अगर इसका भुजा दिया हुआ है और ये भी भुजा दिया हुआ है तो डायगोनल हम लोग को निकालना है। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन गया, तो एक आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया, मतलब एक लंब, दूसरा आपका आधार हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पर आपको 10 का स्क्वायर करना है। तो 10 देंगे 100, 10 देंगे 100 हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 200। और 200 को यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सिंपली आप इसका निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल इसको जो है निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा ये आपका बी आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर कहता है। चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू।